और इस वक्त बात श्रीलंका की करते हैं, जहां हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों की या तो किल्लत हो चुकी है या दाम आसमान छू रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक सेब मिलेगा 150 रुपए का, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसी भी क्या खासियत उस सेब में। और अगर मैं आपको कहूं कि ये बिल्कुल वही सामान्य सेब है जिसे आप और हम खाते हैं, तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो। लेकिन श्रीलंका में फ़िलहाल फ्रूट्स के यानी कि फलों के यही रेट चल रहे हैं। ये ग्रीन एप्पल जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये बेटर क्वालिटी का एक ग्रीन एप्पल है जो यहाँ पर 150 यानी कि 150 रुपये का एक पीस मिल रहा है। आप नीचे आएंगे, लाल सेब देखेंगे, ये लाल सेब आपको 100 रुपये का एक पीस, ऑरेंज 100 रुपये का एक पीस, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो लाल सेब हैं और ये जो छोटे हरे सेब हैं ये 100 रुपये के एक पीस, बड़ा हरा सेब ग्रीन एप्पल ये 150 का एक पीस। और इसी तरीके से जब आप दूसरी दुकान में आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे अंगूर यानी कि ग्रेप्स, और ये हैं 1200 रुपीज़ पर केजी। ये फ्रूट्स के दाम हैं। ये वो सीजनल फ्रूट्स हैं जो इस सीज़न में श्रीलंका में आते हैं, जिनको लोग खाना पसंद करते हैं। दोनों तरह के ग्रेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, और दोनों 1-1 किलो के जो हैं वो 1200 रुपये के हैं। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है। ये एक रिटेल शॉप यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जब हम थोक मंडी पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है और उनको पीछे से ही माल जो है वो महंगा आता है। लेकिन फ़िलहाल श्रीलंका की अगर बात करें, फल बाज़ारों की अगर बात करें, तो तस्वीर यही है कि एक एक सेब क्वांटिटी से यहाँ पर बेचा जा रहा है, किलो के हिसाब से नहीं बेचा जाता। और फ़िलहाल जो सबसे सस्ती क्वांटिटी है वो एक सेब की 100 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, पेटा, श्रीलंका। वित्तीय संकट के बीच श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो चुका है। दिहाड़ी मजदूरों में सबसे ज्यादा परेशानी है। ऐसा ही एक परिवार जिससे बातचीत की हमारी टीम ने। आंखें उनकी भरी हुई, क्या कह रही हैं? She is saying that it's difficult to buy the things, and they are having maybe one meal in a day, and there is they didn't had milk for children long time, and they haven't seen the milk powder for long time, and even it's there, it's very expensive. It's more than 1,000 rupees for 400 grams. So it's very difficult to feed the children, and so at the moment they are having only one meal in a day. एक समय का खाना खाकर ये जो परिवार है ये यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। दूध बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दूध जो है वो 400 ग्राम जो है वो 1000 रुपये से पार यहाँ पर है। छोटे बच्चे हैं, लाइट जाती है, पावर कट्स यहाँ हो रहे हैं, बाहर आके आंगन में आकर ये पढ़ रहे हैं। खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन मैनेज नहीं हो पा रही है। पति जो इनके हैं वो काम पर नहीं है क्योंकि फ्यूल नहीं है, जो काम वो करते हैं उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत है, इस वजह से घर पर हैं। 5 लोगों का परिवार और खाना सिर्फ एक वक्त का। ये श्रीलंका की ज़मीनी हालात हैं। ये वो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और उन लोगों के लिए खाने का संकट वाकई बेहद बड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, हैमिल्टन कलाल, श्रीलंका। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए के ज्यादा ऑफर पाएं। ज्ञान वापी परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा, प्रशासन ने जगह को किया सील। सीआरपीएफ के हवाले सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, महादेवी मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय समुदाय के लोगों से भी की मुलाकात। भारत माता की जयकार। बुलडोजर को लेकर सियासत गर्म। विधायकों से बैठक के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, बुलडोजर की कार्रवाई गलत, बिना कागज देखे हो रहा है एक्शन। और इस मांग पर जनमत संग्रह भी हो चुका है, जिसमें करीब 90% लोगों ने कैटलोनिया को स्पेन से अलग करने के पक्ष में वोट डाले थे, जिसके बाद वहां की स्थानीय सरकार ने इस हिस्से को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। लेकिन स्पेन सरकार ने इस फैसले को एक तरफा बताकर उसे खारिज कर दिया था, और तभी से वहां अलगाववादी नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस बीच डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉनबास इलाके में रूस की सैन्य टुकड़ी पर यूक्रेन ने हमला कर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें रूस की एक या दो नहीं बल्कि 58 फौजी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें कई टैंक भी शामिल थे। वहां से एक वीडियो में तो फौजी गाड़ियां और टैंक नदी के किनारे ऐसे बिखरे दिखे मानो खिलौने हों। दावा किया गया कि रूस की इस भारी भरकम टुकड़ी ने जानबूझकर नदी के रास्ते को चुना। असल में रूसी फौज नदी को पार कर पूरे शहर को घेर लेना चाहती थी, लेकिन उनकी इस रणनीति पर यूक्रेन का प्लान भारी पड़ गया। जैसे ही रूसी टुकड़ी वहां पहुंची, यूक्रेन ने धमाका कर उस पुल को ही उड़ा दिया जिससे वो नदी पार करने की जुगत में थे, जिसकी वजह से रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तहस नहस हो गईं। इनमें उस वक्त पुल पर मौजूद कुछ टैंक तो पानी में भी समा गए। बताया गया कि यूक्रेन ने वहां एक घर में जबरदस्त विस्फोटक इकट्ठा किया हुआ था, जिसके फटते ही वहां तबाही मच गई। उधर यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ सैनिक एक जंगल के बीच छिपते नजर आए। वहीं जैसे ही वो छिपे, उनके पास से 2 टैंक गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के टैंक थे जो यूक्रेन के जवानों की तलाश कर उन पर हमले कर रहे थे। सब कुछ रूसी फौज के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जंगल में हथियारों के साथ छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उनके टैंकों पर बमबारी कर दी। जैसे ही उन्होंने हमले किए, टैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, उसने पुतिन के कुछ फौजियों को भी मार गिराने की बात कही। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। वहीं यूक्रेन के एक रेडियो चैनल ने रूस के सैनिकों पर लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने इसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के कई इलाकों से निकलने की कोशिश में लगे लोगों पर गोलियां बरसती सुनाई पड़ी। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो बम धमाकों का दावा भी किया गया। आरोप है कि रूस के सैनिकों ने लोगों की कारों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी गवाही दी उनकी बिगड़ी सूरत ने। कार के चारों तरफ गोलियों के निशान नजर आए तो कुछ के अंदर खाली कारतूस भी दिखाई दिए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। А потім десь, напевно, числа з 6-го вже по Ірпіню було. यूक्रेन के रेडियो चैनल के मुताबिक रूसी फौज के निशाने पर वो लोग थे जो यूक्रेन से बचकर निकलने की कोशिश में थे। जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगा, उनकी गाड़ियों पर बेतहाशा गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ तक कि उनके सूने पड़े घरों तक को रूस ने नहीं बख्शा। वहां भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली। दावा किया गया कि कुछ जगहों पर रूसी सैनिकों ने सड़क पर खड़ी कारों को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां केवल उनके ढांचे ही बाकी बचे। उधर मार्कोस जूनियर के राष्ट्रपति बनने से फिलीपींस में बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। ये तब है जब मार्कोस जूनियर अपने विरोधी से दुगने वोटों से जीतकर राष्ट्रपति बने। लेकिन बोंग बोंग के नाम से मशहूर मार्कोस जूनियर के जीतते ही कहा जाने लगा कि फिलीपींस में मानवाधिकार के दिन लद गए, क्योंकि वहां की एक बड़ी आबादी का मानना है कि तानाशाह मार्कोस सीनियर के बेटे के कार्यकाल में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 9 मई को आए चुनाव के नतीजों से फिलीपींस सहमा हुआ है। मार्कोस जूनियर अपने विरोधी से 3 करोड़ वोटों से जीते हैं, लेकिन उन पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया था। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि तानाशाह के बेटे मार्कोस जूनियर भी वही कर सकते हैं जो उनके पिता ने अपने शासन में किया था। मार्कोस सीनियर ने फिलीपींस पर 21 साल तक राज किया था। और कहा जाता है कि उनके शासन के आधे समय में फिलीपींस में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन पर हजारों लोगों की हत्या करवाने और बेगुनाहों को जेल भेजने के आरोप भी लगे थे। इसी वजह से मार्कोस सीनियर को फिलीपींस का तानाशाह भी कहते हैं। फिलीपींस का बुद्धिजीवी वर्ग इसी वजह से डरा हुआ है। उनका कहना है कि मार्कोस परिवार की सत्ता में वापसी के बाद फिलीपींस में आम लोगों के मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी, जबकि विवादों से दूर रहने वाले मार्कोस जूनियर ने लोगों को भरोसा दिया था कि वो देश को एकजुट रखेंगे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों ने उन्हें बधाई भी दी थी, क्योंकि समंदर में फिलीपींस की जो लोकेशन है वो उसे चीन और अमेरिका दोनों के लिए अहम बनाती है। हालांकि बीते दिनों खबर आई थी कि मार्कोस जूनियर का झुकाव चीन की तरफ है। इस बीच खबर है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना के जाने के बाद से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। यही नहीं, तालिबान की मदद से वहां कई आतंकी संगठन भी पनप रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को 22वां दिन है आज। यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन
सेना के 128 ब्रिगेड ने रूस के टैंकों को ध्वस्त किया है और उसका वीडियो भी जारी किया। टैंकों से भीषण धुआं निकल रहा है। टैंक बुरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं और रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। पास के इलाकों में बड़ी क्षमता वाले मिलिट्री बेस बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था और माना जा रहा है कि इसी के बाद अमेरिका ने नई रणनीति बनाई जिसके तहत वो अब अफगानिस्तान में फिर से अपना ठिकाना बनाने वाला है, ताकि चीन से भिड़ने में उसे कोई परेशानी न हो, क्योंकि एशिया में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उसका अपना कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान उसकी इस जरूरत के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान का जाना भी अमेरिका के इस सपने को पूरा करने जैसा है, क्योंकि इमरान खान जब तक सत्ता में रहे उन्होंने अपने देश में अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने की मंजूरी नहीं दी थी। वहीं पिछले साल तालिबान के आने से पहले जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौट रही थी तब उसने वहां भारी भरकम हथियार, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ दी थी, जिनका इस्तेमाल न केवल तालिबान बल्कि उनके जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के मौजूदा हालात पर फ्रांस के छात्रों से ऑनलाइन बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिर साफ किया कि यूक्रेन रूस के आगे नहीं झुकेगा और यूक्रेन पीछे हटने के बजाय रूसी सेना का डटकर मुकाबला करता रहेगा। इसके साथ जेलेंस्की ने बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकालने पर भी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने बुचा नरसंहार और मारियोपोल में रूसी बमबारी से हुई तबाही का भी जिक्र किया। यूक्रेन का आरोप है कि इन दो इलाकों में आम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, यहाँ तक कि मासूम बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन के कई इलाकों पर पुतिन की सेना का कब्जा हो गया, जबकि जंग के दौरान कई जगहों पर रूस की फौज को मुंह की भी खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब युद्ध तभी खत्म होगा जब उन्हें वो सब मिल जाएगा जो उनका है। मतलब ये कि युद्ध अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि रूस का फोकस अब बातचीत पर नहीं बल्कि पूर्वी यूक्रेन पर है, जहां उसकी सेना बमों और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है ताकि जेलेंस्की झुकने पर मजबूर हो जाए। इस बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल में फंसी यूक्रेन की सेना के कमांडर ने इलॉन मस्क से अपील की कि वो उनके लोगों को बचा लें। ट्विटर के जरिए मांगी गई मदद में उन्होंने इलॉन मस्क को दूसरे ग्रह से आया हुआ बताया। और यूक्रेन की सेना के कमांडर के मुताबिक इलॉन मस्क धरती पर असंभव को भी संभव करके दिखाने आए हैं। यही वजह है कि उन्होंने मस्क से मारियोपोल के लोगों को बचा लेने की अपील की। यूक्रेन के कमांडर ने इलॉन मस्क से गुहार लगाई कि वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने में मदद करें, वही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट जहां अब भी रूस पर यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। रूस की सेना के कब्जे वाले रेलवे स्टेशन को यूक्रेन सेना ने नष्ट कर दिया है। रेलवे स्टेशन को नष्ट कराने का एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं यूक्रेन के सैनिकों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बताया गया कि रूस के सैनिकों से टक्कर ले रहे यूक्रेन के सैनिकों के पास धीरे धीरे खाना और पीने का पानी खत्म हो रहा है। यही वजह है कि उनके कमांडर को इलॉन मस्क से मदद की अपील करनी पड़ी, ताकि अज़ोवस्ताल में फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित निकालकर कहीं और ले जाया जा सके। लेकिन इलॉन मस्क ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना के एक कमांडर को उनसे मदद की उम्मीद जग गई? तो इसके पीछे की वजह है मस्क से जुड़ी वो खबरें जिन्होंने रूस तक को परेशान करके रख दिया, और इन्हीं खबरों ने इलॉन मस्क को यूक्रेन के एक बड़े मददगार के तौर पर पेश किया। एक ऐसा शख्स जो आसमान से सैटेलाइट के जरिए मदद पहुंचाता है। और मस्क पर यह आरोप रूस ने लगाया कि वो अपनी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना को जानकारियां मुहैया करा रहे हैं, वो जानकारियां जो रूस की सेना के लिए घातक साबित हो रही हैं। रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा के डूबने में भी मस्क के सैटेलाइट की भूमिका होने की खबरें सामने आई थी। जंग में मारे गए रूस के कई कमांडरों की लोकेशन भी यूक्रेन को इसी तकनीक से मिलने का दावा किया जा चुका है। माना जा रहा है कि ऐसी खबरों से यूक्रेन की सेना के कमांडर में उम्मीद जगी कि इलॉन मस्क ही अज़ोवस्ताल में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं। उधर रूस के एक सैनिक पर सूमे में वहां के नागरिक की हत्या करने का मुकदमा यूक्रेन में शुरू हो गया। आरोप है कि वादिम शिशिमरिन नाम के इस रूसी फौजी ने 62 साल के बुजुर्ग पर कई राउंड फायरिंग की थी और इसी मामले में वो रूस का पहला ऐसा सैनिक बन गया जिसके खिलाफ यूक्रेन में केस दर्ज किया गया। क्योंकि 21 साल के इस रूसी सैनिक सार्जेंट वादिम शिशिमरिन पर यूक्रेन के नागरिक को मारने का आरोप लगा। बताया गया कि उससे पहले शिशिमरिन और उसके 4 साथियों ने 28 फरवरी को एक कार पर फायरिंग की थी और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ये सब उन लोगों ने यूक्रेन की सेना से अपनी जान बचाने के लिए किया था। बताया गया कि वो लोग उस कार में सवार होकर भागे, तभी बीच रास्ते में उनसे यूक्रेन के ये बुजुर्ग टकरा गए थे।
ऐसे में रूसी सैनिक इस बात से घबरा गए कि कहीं वो बुजुर्ग उनकी लोकेशन यूक्रेन के फौजियों को न दे दें। इसी से बचने के लिए साजन शिशिमारिन ने बुजुर्ग पर गाड़ी की खिड़की खोलकर गोलीबारी की थी। जांच में पता चला कि 28 फरवरी को पुतिन के जवान ने बुजुर्ग को उस वक्त मार दिया जब वो साइकिल से जा रहे थे। इस हमले में बुजुर्ग की उनके घर से कुछ ही दूरी पर मौत हो गई। इस घटना